छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की संभावनाओं और स्वरूप का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति राणे सिंह सदस्य हैं। समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी, विभिन्न पक्षों से सुझाव लेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा तय की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शीतकालीन विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। समिति की पहली बैठक के साथ ही कांग्रेस ने भी अपना राजनीतिक रुख साफ कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज है, जहां अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। उनका आरोप है कि यूसीसी लागू होने से आदिवासी परंपराओं और अधिकारों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस इसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और यूसीसी लागू कर आप आदिवासियों के जल जंगल जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। यूसीसी लागू कर आप अपने चहेते उद्योगपतियों के खनिज संसाधन के लिए रास्ता खोलना चाह रहे हैं। आप जन कल्याणकारी काम कर नहीं पा रहे। यूसीसी की क्या आवश्यकताएं हैं? आदिवासियों के अधिकार संरक्षण को हम समाप्त नहीं करने देंगे और छत्तीसगढ़ में यूसीसी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये यूसीसी छत्तीसगढ़ में अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए ये दरवाजा खोलने के लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है ताकि आदिवासियों के हित, अधिकार और संरक्षण से उन्हें बेदखल किया जा सके। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध सामाजिक न्याय और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस सोच के खिलाफ है जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की बात की गई थी। देखिए, ऐसा है कि यूसीसी को पॉलिटिक्स से जोड़ के देखना, ये जो माननीय मंत्री जिनके बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूसीसी की बात कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, संवैधानिक प्रतिबद्धता है। अब संविधान में जो लिखा हुआ है उसको भी करवाने के लिए उसमें राजनीति करेंगे क्या आप लोग? उसमें भी आईएमआई करेंगे क्या? उसमें भी पक्ष विपक्ष करेंगे? अरे संविधान में लिखा है, जो समानता का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है, जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है, जो संविधान का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है। जो यूसीसी का विरोधी है, समझ जाइए इस बात का कि जो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोधी है वो समानता का विरोधी है, सामाजिक न्याय का विरोधी है, संविधान का विरोधी है और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोधी। धन्यवाद। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन यूसीसी पर सियासी जंग भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। सरकार इसे समानता, न्याय और एक स्वरूप कानून की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है, जबकि कांग्रेस आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण का मुद्दा उठा रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि समिति की रिपोर्ट क्या कहती है और क्या सरकार अपने दावे के मुताबिक शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश कर पाती है या फिर यह मुद्दा विधानसभा से निकलकर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कई बड़े प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी जल्द यूसीसी कानून लागू होगा और उसके पहले मसौदा तैयार किया जा रहा है और उस मसौदे के तैयार करने को लेकर जो समिति बनी है उसकी पहली बैठक जब हुई तो पहली बैठक में ही अब सियासी बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस इसके विरोध में शुरू से है, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करना किस तरीके से चुनौतीपूर्ण है, ये आज पहली बैठक के कुछ पॉइंट्स जो सामने आए उसमें साफ झलका भी। छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, अलग अलग भौगोलिक संरचनाएं हैं और अलग अलग जाति वर्ग में बटा हुआ क्षेत्र भी है। ऐसे में यहाँ कैसे यूसीसी लागू होगा और उसका क्या लाभ और क्या नुकसान होने वाला है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या सियासी जंग इस मामले में छिड़ी हुई है। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि यूसीसी हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ की भी बारी है, असम में भी लागू हो चुका है। तो इस तरीके की स्थितियों में छत्तीसगढ़ में कैसे ये लागू होगा, कितना कठिन रहेगा और इसके पीछे छत्तीसगढ़ को लेकर क्या मंशा है भाजपा की, वो पहले समझ लेते हैं। पांडे जी, छत्तीसगढ़ में यूसीसी का क्या लाभ होगा, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से यूसीसी लागू होने से फ़ायदा होगा? मोहन जी, आपको, दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, यूसीसी को जब हम चर्चा करते हैं तो यूसीसी को बड़े कैनवास में देखने की आवश्यकता है। संविधान के आर्टिकल 44 में इसको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान निर्माताओं ने क्यों रखा? उनका इंटेंट था कि सभी वर्गों पे, सभी व्यक्तियों पे एक समान रूप से नागरिक संहिता लागू हो। उस इंटेंट के विरोध में कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? महत्वपूर्ण विषय है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक के लिए ये यूसीसी कानून लाया जा रहा है। हमारा इंटेंट है कि जब पूरे देश में संविधान को पूरी तरह से अक्षरशः लागू किया जाए। क्या कारण है कांग्रेस पार्टी इस पर विवाद करना चाहती? देखिए, अंधकार का भय दिखा के टॉर्च बेचने का जो प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, महत्वपूर्ण विषय इसमें इतना ही है कि जिस प्रकार से आपने सती प्रथा, जिस प्रकार से आपने बाल विवाह, जिस प्रकार से आपने घूंघट प्रथा समाप्त की, लोगों ने स्वीकार किया, आगे बढ़े, उसी तरह से कई समाज में कई कुरीतियां हैं, आप उसको कानून नहीं है वो। जैसे 4 विवाह की हम बात करते हैं, वो कोई कानून नहीं है साहब। एक साथ आप 4 पत्नी रख सकते हैं, शादी तो आप 40 भी कर लो। तो क्या इस प्रकार से किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति होनी चाहिए? दूसरा, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है, उत्तराधिकार में जब आप संपत्ति का बंटवारा देखते हैं तो सारा संपत्ति बेटे को दिया जा रहा है, बेटियों को क्यों नहीं? तो महिला सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो रंजना देसाई मैडम है, उन्होंने उत्तराखंड में और गुजरात में दोनों जगह उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। और वास्तविकता क्या है मालूम? कि वहाँ आदिवासी वर्ग के हित का संरक्षण किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति या पार्टी ये चर्चा करती है कि हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल है, उनके हित का कोई वो हो जाएगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। अभी तो पहला मीटिंग है और सभी लोगों से व्यापक चर्चा करने के बाद जब समिति अपनी रिपोर्ट देगी उस पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। किसी का अहित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि समान नागरिक संहिता समान रूप से हर वर्गों पे लागू हो, ये हमारा इंटेंट है। क्योंकि संविधान में इसको क्यों प्रदर्शित किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, इस इंटेंट को आपको समझने की आवश्यकता है। आपको विरोध के नाम से विरोध करना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे लगता है कि इस पे आपका सकारात्मक पहलू होना चाहिए। आपकी चर्चा क्या है, आप अपनी बात रखिए। आदिवासी वर्ग ही आपका विषय है, तो जिस प्रकार से उत्तराखंड और गुजरात में उनको संरक्षित किया गया उनके हित को, तो यहाँ भी होगा, स्पष्टता से होगा। तो क्या आपका समर्थन मिलेगा हमको, ये भी बता के जाए कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है, चलिए, बीजेपी इसके लाभ गिना रही है और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कानूनी रूप से भी देश में समान कानून लागू होना चाहिए, इसकी बात कही गई है। पर ये एक वो हाथी के दांत हैं जो सामने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक मैसेज इसके ज़रिए देने की कोशिश ये है कि देखिए, ये कानून कुछ लोगों को फ़ायदा देता था, उनको अब हम समान कर रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए यूसीसी पूरे देश में लागू की जा रही है और इसी बात की मुखालफत कांग्रेस कर रही है। क्या लग रहा है, इसका
क्या असर होगा? यूसीसी के कुछ फायदे हैं, पर इसका एक बड़ा वाइड जो संदेश है वो देने में बीजेपी कामयाब हो रही है क्या? इसका विरोध कैसे करेंगे गौलानी जी? मोहन जी देखिए, विरोध वाली बात नहीं आती है। आप भारत देश को समझने की कोशिश कीजिए। माँ भारती के आंचल में इतने रंग हैं जितने तो भारतीय जनता पार्टी गिन भी नहीं सकती। आप एक कहावत बोली जाती थी कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बानी। आप जैसे ही जैसे आगे बढ़ते हैं तो हर जगह कल्चर बदलता है, हर जगह की रीति रिवाज बदलते हैं, उनका खान पान, रहने का तरीका, जीने का तरीका, सब चीजों में बदलाव आता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी सबको एक क्यों करना चाहती है। अगर हमारे देश में, अगर अभी मैं प्रदेश की बात कर लेता हूं, हमारे प्रदेश में 90% के आसपास की जनसंख्या SC ST OBC की है। 10% से 15% के आसपास जनरल होंगे। अभी एग्जैक्ट जनगणना होगी तो आज का आंकड़ा निकलेगा। लेकिन अगर आप बस्तर से लेकर के रायपुर और रायपुर से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर चलते हैं तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं रीति रिवाजों में, उनके खान पान में, उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में, हर जगह आपको भिन्नताएं मिलेंगी। और सबसे अच्छी चीज मोहन जी, कहीं कोई झगड़े नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ हमारे प्रदेश में नहीं चल रही है जहां ऐसी बात हो जाए कि आज जहां एक तरफ सारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, जहां सारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, वहां पर उन सब मुद्दों से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात करे। यह क्लियर कट बात है, भटकाने का तरीका है। आदिवासी भाई बहन, आदिवासी मूल, मोहन जी आप आदिवासियों में भी चलिएंगे ना तो कुछ आदिवासियों में शादी के तरीके अलग है। मैं बता रहा हूं, नुकसान की बात यह है कि आप देश के इतिहास से, आप किसी व्यक्ति के, समाज के इतिहास में बदलाव करना क्यों चाहते हैं? उससे नुकसान क्या हो रहा है? ऐसा कौन सी चीज है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं सरकार को नेगेटिव में पड़ रहा है? ऐसी कोई चीज हमारे प्रदेश में नहीं दिख रही है। ना हमारे प्रदेश में कहीं सांप्रदायिक दंगों की स्थिति है, शांतिपूर्ण प्रदेश है, हर व्यक्ति अच्छे से चल रहा है। आप मुझे बताइए यूसीसी की बात बीच में क्यों की जा रही है? अचानक जब यहां पर यह बात हो रही है कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है, यहां यह बात हो रही है कि नकदी से लोगों के घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, यहां यह बातें हो रही है कि सरकार कर्जा लिए जा रही है लेकिन एक भी रोड नहीं बना रही है। मुद्दे की बात छोड़ के यूसीसी क्यों? फायदा क्या है? अच्छा चलिए आप फायदा भी बता दीजिए। मान लो ये मैं लागू तो नहीं करते तो क्या फायदा हो जाएगा? मैं तो वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार से, कि आप फायदा तो बताएं। अभी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसे क्या स्थिति बन गई? भाई आप लोग कह रहे हो कि यूसीसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल में तो इमरजेंसी की भी बातें थी, क्यों विरोध करते थे? बात ये हो रही है कि आप ये बताइए कि अभी इसको लागू क्यों किया जाना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति बन गई है जहां मूलभूत और जरूरी चीजों को छोड़ के आप क्यों हिला रहे हो? ठीक है, नहीं गौलानी जी, अगर सबके लिए समान कानून होगा तो इसमें गलत भी क्या है? ये मोहन जी आप ये बताइए, जो अभी कानून चल रहा है उसमें किसी को तकलीफ है क्या? आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? आप पहले ये बताइए कि किस लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया? क्या आदिवासी लोगों ने कोई आपको रिप्रेजेंटेशन दिया? नहीं, आप मैं पूछ रहा हूं ना, आप मुझे बताइए चेंज क्यों? जरूरत क्या है? पुरानी चीज में नुकसान क्या है जो बदलाव की बात क्या है? अभी में नुकसान क्या है? रवि जी बिल्कुल ठीक कहा कि बदलाव करने की आवश्यकता क्या, जरूरत क्या है? क्यों आपातकाल लगा के आपने संविधान के आत्मा प्रियम्बल में संशोधन का क्या जरूरत था? हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा को स्पष्ट करते हैं अब टीवी डिबेट में। देखिए, जो साबानो केस में राजीव गांधी जी ने किया था, वही तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाली मंशा अभी भी लेके घूम रहे। 50-100 रुपए मेंटेनेंस मांगी रही होगी वो महिला, लेकिन जानबूझ के कांग्रेस पार्टी और फायदा फायदे तो बता रहा हूँ, फायदे बता रहा हूँ साहब, आप सुन लो, आप तय मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं, एक व्यक्ति 4 पत्नी एक साथ, यह हो सकता है क्या? सबके साथ समान लागू होना चाहिए। दूसरा, ये जो हिंदू भी हैं, मैं एक महत्वपूर्ण से बता रहा हूं, अगर हिंदू को दूसरी शादी करनी है, मुस्लिम बनके वो शादी करता है। उदाहरण के लिए स्वर्गीय धर्मेंद्र जी को देख लीजिए, आपने दुकान खोल दिया वहां पे,
इस प्रकार से देश नहीं चल सकता साहब। और दूसरा, आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप संविधान निर्माताओं की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं क्या? क्यों इन्होंने डाला इसमें? इमरजेंसी पर बात करते हैं तब क्या संविधान निर्माताओं पर सवाल नहीं होता? ये आप ही का ऊपर मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि आप जब इमरजेंसी पर बात होती है तब आप संविधान नहीं, गलत नहीं है, आप जज नहीं है ना, गलत बात है। आप सीए हैं, आप जज नहीं हैं, आप जजमेंट मत दो ना साहब, आप सीए हैं, आप जजमेंट मत दो, यही तो आप अपने तरफ से जजमेंट मत दो साहब, सीए हो, अकाउंटेंसी का काम देखो, आप अकाउंटेंसी का काम देखो। चलिए आ गई है, अब आप दोनों रुकिए। मोहन जी, देखो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं पांडे जी, वो कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, आप बता रहे हैं वो गलत है, हो सकता है गलत है, लेकिन अपन एक निष्पक्ष राय भी तो सुन ले। संविधान की आत्मा में संशोधन क्यों किया जिसमें संशोधन नहीं होना था? जरूरत नहीं थी तो ठीक है, बात यही है। फायदा कैसे नहीं है? महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम भी समान रूप से नागरिक संहिता लागू होगी, सबके लिए अच्छा है, फायदा कैसे नहीं है? वो कह रहे हैं कि अभी तक देश जिस पैटर्न में चलता रहा उस समय फायदा नहीं लिया, अब इतने साल नहीं लिया तो आप क्यों लेना चाह रहे हैं? ये है भैया, अभी जब आप 76 वर्षों बाद अगर संविधान निर्माताओं की भावनाओं को सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि सरकार भी आपकी थी उस समय, तब भी आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माताओं को सम्मान करती है तो भी आपको समस्या है। अरे आप बताना, इसके पीछे भी कोई मंशा, इनकी हिडन एजेंडा होगा तो बताना, लेकिन पहले अनिल जी को सुन लेते हैं। अनिल जी, कुछ आशंकाएं हैं क्या? कोई डरने की जरूरत है क्या? यूसीसी आएगा तो हमारे लिए या किसी और वर्ग के लिए, देश के नागरिक के खास कुछ वर्ग के लिए कोई गलत होने वाला है क्या? देखिए मोहन जी, दुनिया के 32 देशों में समान नागरिक संहिता कानून है, और वो इसलिए है कि सभी नागरिकों को समानता, एकता और न्याय का समान अवसर मिले। ये जो समान नागरिक संहिता कानून अब देश सरकार लाने जा रही है, संविधान, मुझे लग रहा है जो लोग संविधान के सम्मान की बात करते हैं, सबसे बड़ा सम्मान होगा कि संविधान ने कहा था कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करिए, आप नहीं लाए, क्योंकि मजहबी कहीं ना कहीं आपकी एक व्यवस्था थी। और ये जो कानून अब आएगा, ये कोई मजहबी तोल माप नहीं होगा, एक ही बाटे से सबको तौला जाएगा, और ये होने की जरूरत है, और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये ठीक है कि बीजेपी का एजेंडा रहा, 1989 के अधिवेशन में बीजेपी ने कहा, वादा किया कि हम समान नागरिक संहिता कानून देंगे। अटल जी से जब सवाल हुआ कि आप क्यों नहीं लागू कर पाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी अभी गठबंधन की सरकार है, जिस दिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल होगा हम ये 3 वादे पूरे करेंगे, जिसमें समान नागरिक संहिता। अब मोदी सरकार लाने जा रही है, उन्होंने धारा 370 भी लिया है, वो समान नागरिक संहिता भी लिया है, राम जन्मभूमि लिया है, अब वो समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। तो ये तो हर सत्ता को मौका मिला तो अपने वादे पूरे करने जा रही है। देश में अभी तक 5 राज्यों ने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। 6वां राज्य मध्य प्रदेश होगा, जहां कल वहां भी पास हो गया है, और वो भी उसको लागू करने जा रहे हैं। मैं आपको आश्चर्यजनक, दोनों प्रवक्ता इस बात के लिए लड़ रहे थे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि समान नागरिक संहिता कानून नहीं है तो भी फायदा एक मजहब को हो रहा है, और समान नागरिक संहिता आ जाएगा कानून, तब भी एक ही मजहब को ज्यादा फायदा होगा। पूछिए क्यों? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अभी इस कानून में कुछ नहीं कहा जा रहा है, विवादित माना जा रहा है इसको, और कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है? इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, बच्चे 2 ही अच्छे, ये नारा किसने दिया? जनसंख्या नियंत्रण कानून उस समय क्यों लाने की बात हो रही थी? संजय गांधी ने क्यों कहा कि परिवार नियोजन होना चाहिए? इसलिए कि यह नहीं चलेगा कि एक परिवार 9 बच्चे पैदा करेगा एक इंसान, और दूसरा इंसान को आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे होंगे। कोई नहीं, फ्लॉप हो गया परिवार नियोजन का कार्यक्रम, और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? देश को, देश के संसाधन को, देश के धार्मिक मान्यताओं को, परंपराओं को। तो इसलिए मैं ये मांग करूंगा, बीजेपी प्रवक्ता को भी कहूंगा कि अगर आप समान नागरिक संहिता कानून ला रहे हैं, सबसे पहले उसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिएगा, और वो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मोहन जी, कि समान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। अब एक दूसरी चिंता जताई जा रही है कि आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का अपमान होगा। आदिवासी इस देश से तो अलग नहीं है, वो भी भारतीय हैं, कहीं ना कहीं हम उनको भारतीय मानते हैं। अगर एक राय रखते हुए कोई चीज सबको पारंपरिक तरीके से लागू की जाएगी, तो आदिवासी उसे मानने से कहां इंकार कर रहा है? ये तो उनकी कुछ आशंकाएं हैं और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो उनके वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रही है। अब मध्य प्रदेश में तो इस समान नागरिक संहिता कानून से आदिवासियों को अलग ही रखा गया, कोई समस्या नहीं है हमको, लेकिन कुछ नियम मान्यताएं होंगी
कानून होंगे, जो नियम होंगे, जो सब पे समानता, न्याय और एकता, ये दिखाने के लिए कि दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ भी इस तरह का कानून है जो सब पर समान तरीके से लागू होगा। ठीक है, किसी मजहब का अलग से ज्यादा है, अल्पसंख्यक का क्या हित प्रभावित हो सकता है क्या द्विवेदी जी? मैंने कहा ना, आपने मेरी बातों को गौर से सुनिए, अभी समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं है तो भी अल्पसंख्यकों को फायदा हो रहा है, और यदि लागू हो जाएगा और यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई बात नहीं हुई तब भी वही सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो इसलिए अब जो समान नागरिक संहिता, हालांकि हमारे यहाँ जो एक कमेटी बनी उसमें आरएसएस के एक व्यक्ति विचारक रखे गए हैं, वो इस बात पर गौर करेंगे, लेकिन ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को समान नागरिक संहिता में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, होना चाहिए, ये देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए और हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए, ताकि जनसंख्या असंतुलन ना हो, इसलिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता में जनसंख्या कानून को भी शामिल किया जाए। ठीक है पांडे जी, निशाना कहीं और लगाया जा रहा है और तीर कहीं और चलाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि निशाना कहीं और है, निशाना बिल्कुल सही जगह पे है। जो आदरणीय द्विवेदी जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। उसमें एक शब्द जोड़ता हूँ मैं, डेमोग्राफी चेंज। डेमोग्राफी इसका क्या फर्क पड़ेगा यूसीसी का? सुनिए तो डेमोग्राफी चेंज हमने देखा है, होते देखा है कई राज्यों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे तो डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। उसका कारण ये है, बिहाइंड द सीन सब चीज वहीं पे दिख रहा है आपको। यूसीसी से कांग्रेस पार्टी मात्र तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा के अलावा और कोई इंटेंट नहीं है। हाँ, आपने जो कहा कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो इनका वर्डिंग है, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका मनसा जो है वहीं अटका हुआ है। साहबानों वाले मामले जैसे में विषय यही है कि देश नहीं, लेकिन ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसका समान नागरिक संहिता अगर आ गई तो क्या रुक जाएगा क्या? ये क्यों नहीं रुकेगा साहब? कैसे रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा साहब? आप बताओ, एक व्यक्ति चार पत्नी तो रख सकता है। मोहन जी, इस बात को आप समझिए पहले कि एक व्यक्ति एट ए टाइम 4 पत्नी रख सकता है। करने के लिए तो वो 40 कर ले, तो अगर वो चाहे तो एक साल में उसके 40 बच्चे हो सकते हैं। तो डेमोग्राफी चेंज कैसे हुआ? कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ, बंगाल में हुआ, कैसे हुआ मोहन जी? विषय मात्र इतना ही है साहब कि हमारा इंटेंट बिल्कुल पवित्र है, देश को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक यूसीसी होना चाहिए, समान रूप से सामान्य लोगों से सभी पे लागू हो, और यही हमारी मंशा है। कांग्रेस अब क्या करेगी, कैसे इसको रोकेगी? ये तो मन बना चुके हैं, कानून भी बन जाएगा। देखिए मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, दोनों मजहब की बात कर रहे हैं। हाँ। मुझे याद आ रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। आप बताइए किस मजहब में गलत लिखा है? किसी हिंदू कोड बिल क्यों लाई? दो मिनट सर, अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आपने अपनी बात करी, मैं सुना आपको, मैं कह रहा हूं, आपने अरे बोलने तो दीजिए। अरे सुन तो करूं मैं, सुन नहीं, मुझे बोलने दीजिए पहले, बोलिए ना। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे प्रदेश, अभी मैं प्रदेश की बात पर आता हूं, हम लोग वापस हिंदू मुसलमान पर चले गए। ये कितने मुस्लिम्स हैं हमारे प्रदेश में? मैंने पहले भी कहा 90% के आसपास की जनसंख्या हमारी SC ST OBC की है। अगर ये कानून आएगा निकल करके तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं को होने वाला है। हमारे प्रदेश में कोई सांप्रदायिक स्थिति नहीं है, न कोई सांप्रदायिक दंगों वाली बातें हैं, न भगवान करे कभी भविष्य में होगी। मुझे आप बताइए, सीधा एक मिनट, सीधा मंशा दिख रहा है कि आप लोगों का इंटेंशन आदिवासी परंपराओं को, आदिवासी रीति रिवाजों को, हमारे SC भाई बहनों को, OBC लोगों को, उनको इफेक्ट करने का है। तो उनकी बात हम क्यों नहीं करेंगे कि आप उनके कल्चर को क्यों चेंज कर रहे हो? मोहन जी, क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं। जब भी पूछो तो 4 शादी, ये सीधे वहीं जाकर के बात कर रहे हैं। ये बता दें, क्या प्रदेश में सांप्रदायिक बातें करना चाहते हैं जहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है? और एक बात और कही अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, 32 देशों की बात। मोहन जी, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में, इतने लोग हैं, इतने धर्म हैं, इतने रीति रिवाज हैं। मैं उन 32 देशों का टोटल कर लूंगा ना तो भी 140 करोड़ नहीं आएगा। वो जगह की बातें यहाँ लागू नहीं की जा सकती। आखिरी कमेंट लेता हूँ, आगे ऐसा नहीं, बस सेकंड, अगर आदिवासी वर्ग को सभी जगह संरक्षित किया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लाइए मसौदा, बात करेंगे। अरे नहीं, मसौदा लाइए ना, बात करेंगे। मसौदा लाइए, मसौदा लाइए, बात करेंगे। आप मसौदा लाइए, बात करेंगे। आप मसौदा लाइए, बात करेंगे। मैं आपको बीच में नहीं, आपके मसौदे को पढ़े बगैर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। करा था आपको, मसौदा
लाइए, बात करेंगे। मसौदा लाइए, बात सुन करेंगे। तो 10 सेकंड सुन लो। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में आदिवासी वर्ग को बाहर किया गया और यही अवस्था कर रही थी रंजना देसाई जी। वही भाजपा की सरकार थी, वही भाजपा की सरकार लाइए, ला रहा हूं आप मसौदा लाइए, हम बात करेंगे ना साहब। अभी जो स्थिति अरे घर में बोला करो यार, 90% बाहर बोलने की आदत नहीं पड़ेगी आपको। बोलने वाली बात है, आप चुप कराओगे। हाँ कराऊंगा, आप चुप कराओगे, कराऊंगा, आप चुप कराओगे। बीजेपी की जरूरत नहीं है, आपकी राय की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं करा सकती। ये देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है। आप हमको चुप नहीं करा सकते। पांडे जी, अरे पांडे जी, अरे भाई अपनी अपनी बात रखिए ना। अरे भाई अभी अभी बन रहा है, ड्राफ्ट बना नहीं है, ड्राफ्ट बनने दीजिए। चलिए उसका समय नहीं है, समय यही खत्म होता है, इसलिए चर्चा को यही खत्म करेंगे। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ रवि गवलानी जी थे, उनका धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24 देखते रहिए। नमस्कार।